इंगित कर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर सप्ताह से जाएगा, शुरुआत की जाएगी। महाप्रबंधक अमलोरी क्षेत्र एवं हमारे विभागाध्यक्ष, आप सभी से आग्रह की कृपया मंच पे आए और श्रद्धासुमन अर्पित करें। महाप्रबंधक अमलोरी क्षेत्र आपसे आग्रह की कृपया आप मंच पे आए। हमारे साथ में हमारे जेसीसी मेंबर से भी आग्रह की कृपया शुरुआत करें, इसका उद्घाटन करें, इसका आगाज करें। महाप्रबंधक महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। साथ में हमारे श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण, जेसीसी मेंबर, साथ में हमारे विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष, साथ में हमारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कविगण, आप सभी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। माँ सरस्वती की प्रतिमा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, माल्यार्पण करते हुए महाप्रबंधक अमलोरी क्षेत्र अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कमलेश राजहंस जी, श्री स्वामी जी और डॉक्टर काव्या मिश्रा। महाप्रबंधक महोदय से आग्रह है कि महाप्रबंधक महोदय द्वारा डॉक्टर कमलेश राजहंस जी का स्वागत किया जा रहा है। अब मेरा महाप्रबंधक महोदय से महाप्रबंधक महोदय द्वारा श्री सुरेंद्र यादव जी का सम्मान किया जा रहा है। महाप्रबंधक महोदय से आग्रह है कि सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। महाप्रबंधक महोदय द्वारा श्री दिनेश दिग्गज जी का सात श्रीफल एवं बुके से स्वागत किया जा रहा है। महाप्रबंधक महोदय से आग्रह है कि श्री डंडा बनारसी जी का, महाप्रबंधक महोदय से पुनः आग्रह है कि श्री दिनेश दिग्गज जी का अंतर्राष्ट्रीय बैंकर है, हमारे बीच बुके से अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि कृपया इस अवसर पर इनका अभिनंदन। आप हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं, इस काव्य गोष्ठी में भाग लेने के लिए हमारे मंडल में उपस्थित हुए हैं। पूरा इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। कृपया इस शुरुआत करें और हमें अपने कविताओं से आनंदित करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय ध्वजवाहक महाप्रबंधक समझने की चीज होती है। सोए हुए राष्ट्र के ऊपर खून की छींटे छिड़क कर कविता जगाती है। भूखे की भूख का एहसास वक्त को कविता कराती है। कविता का व्यक्तित्व हिमालय की तरह उदात्त, समुद्र की तरह गंभीर और गंगा जल की तरह निर्मल होता है। कविता संस्कार में बाएं चलने की तमीज सिखाती है। कविता समझदार लोगों के लिए पथ प्रदर्शन का काम करती है। संख्या कम है, 33 करोड़ देवता हैं। सारे देवताओं के दर्शन एक साथ नहीं होते। श्रम के देवता हमारे सामने बैठे हुए, जिनसे
इस राष्ट्र का अलाद चक्र उद्भासित हो रहा है। मैं अपने सामने बैठे हुए जिंदा दिल श्रम के योद्धाओं को सलाम करता हूं। दिनकर ने बहुत अच्छी बात कही। क्या बेटा, जो कुछ देना होना हो दे लो, और तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मोदी के बाद तुम ही बनोगे जो होगा। अरे यार, किसका भाग्य कब खुल जाए कौन जानता है। देवताओं के दर्शन बड़े भाग्य से होते, मैं कह रहा था। श्रम के देवता बैठे, गीता का कर्मयोग, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करते हैं, तब भारत माता के उन्नत ललाट पर जिस तरह से मां अपने छोटे से बच्चे को नजर से बचाने के लिए डिठौना लगाती है, उसी तरह से कोयले का काला डिठौना हमारे भारत माता के उज्जवल मस्तक पर लगाने वाले हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं। अब इसके लिए भी कहना पड़ेगा क्या कि ताली बजाओ, बड़ी अच्छी बात नहीं। आपकी जिंदा दिली का सबूत आपको देता हूं। दिनकर ने कहा था कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों, मस्जिदों, राज प्रासादों और बुतखानों में देवता कहीं सड़कों पे गिट्टी तोड़ रहा, देवता मिलेगा खानों और खलिहानों में। क्या है जिंदा दिली आपकी? मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। वसुंधरा जी, मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। ये शहर है, बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते। ये शहर है, बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथों पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। सो जाते हैं फुटपाथों पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और अल्लाह गरीबों का निगहबान है यारों, हम लोगों के बच्चे कभी सर्दी नहीं खाते। ये हमारी जिंदा दिली है जिसका प्रतिनिधित्व हमारे राजीव कुमार साहब करें। देवताओं के बीच में आ गया, देवताओं का दर्शन। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जीएम साहब, चिंता मत कीजिए कि संख्या बहुत कम है, संख्या बहुत है। कविता जल्दी कोई पचा नहीं पाता। एक कवि जी के घर में चोर घुसा, पटेल, लगा चोरी करने। कवि जी कविता लिख रहे थे, देख ली, चोर को पकड़े, कहे बुलाओ पुलिस। लगा प्रणाम करने, नहीं कवि जी छोड़ दीजिए, गरीब आदमी। कहे तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहे क्या? कहे कुछ ताजा लिखा है, उसे सुनना पड़ेगा। एक कुर्सी रख दिया, कवि जी लगे सुनाने। 10 सुनाए, 15 सुनाए, 25 सुनाए, 50 सुनाए। जब 60वें पोजीशन पर कवि जी गए, चोरवा ने कहा कि कवि जी एक काम कीजिए। कहें क्या? क्या? पुलिस बुलाए। यार कविता सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं ये कागज की तलवार से काट रहे हैं वक्त की नजाकत। ये जो बैठे बड़ी मेहनत से आपके बीच में है। कोरोना काल भी चल रहा है। वोटों की राजनीति ने भीड़ न आने का कारण एक और, जीएम साहब
वोटों की राजनीति में नफरत की चोट से आवाम के दिलों को चूर चूर कर दिया। और जो कुछ बचा हुआ था आपस का जो रिश्ता, कोरोना ने उससे भी हमें दूर कर दिया। ये किसका परिणाम है? जब तक आप मेरे लायक नहीं हो जाएंगे इसी तरह से बोलता रहूंगा। ये किसका परिणाम है? स्वर्गीय माणिक वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आ गया हूं लौट कर फिर गांव रमजानी चचा, आओ छू लूं मैं तुम्हारे पांव रमजानी चचा। और बाग के सारे परिंदे पूछने मुझसे लगे, क्यों कटे बरगद के बूढ़े पांव रमजानी चचा। और जिसके आंचल की कभी सौगंध खाते थे सभी, आज उस राधा के भारी पांव रमजानी चचा। और पंक्ति संभाल लेना कि आप कहते थे किसी के पास भी माचिस न थी, जल गया फिर कैसे अपना गांव रमजानी। कोयलांचल कोयला देने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी करता है, लेकिन देश का आम जनमानस पर्यावरण के प्रति उदासीन है मित्रों। इसी तरह से महामारी आएगी, इसी तरह से संकट आएगा, इसी तरह से सब हो। एक आदमी से मैंने पूछा कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ बताओ। उसने कहा कि सीधा सा अर्थ है कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म को बस्ते में बांध कर रास्ते में फेंक दो। कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म को बस्ते में बांध कर रास्ते में फेंक दो। तो हम कहे खाओगे क्या? कहे माँ फलेषु कदाचन, कभी फल खाऊंगा कभी चना खाऊंगा। यार ये तो कर्म की परिभाषा। अब कोरोना में कैसे कैसे खेला हो रहा है आप बताऊं आपको। एक बाप ने अपने बच्चे से पूछा कहाँ गए थे? बच्चे ने कहा कोरोना टेस्ट कराने। कहे हुआ? कहे नहीं। कहे क्यों? कहे डॉक्टर 5,000 मांग रहा था। तो कहे तूने क्या किया? कहे मैं डॉक्टर के मुंह पर जोर से छींक दिया। तो कहे फिर चल दिया। कहे फिर क्या? डॉक्टर अपना टेस्ट कराएगा, अगर वह पॉजिटिव होगा तो मैं भी पॉजिटिव, अगर वह निगेटिव होगा तो मैं भी निगेटिव। ये कोरोना है, आप हमारे लायक हो गए हैं, कवियों को सुनना है। और जैसा कि मतलू खां साहब, मतलू खां बहुत अच्छा नाम है सर। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन मुसलमानों का कहीं नाम ही नहीं आया। मैंने कहा आया क्यों नहीं? कहा कैसे? मैंने कहा आया इमरान खान है, शूरपणखा खां लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? उसी तरह से हम मतलू खां थे, बहुत अच्छा संचालन करके गए। एक बार माँ के सम्मान में जोरदार ताली बजाई। कहना चाहता हूँ कि दर्द में कविता उगाना सीख लो तुम। गा रहा हूँ गुनगुनाना सीख लो तुम। मैं जलाता हूँ दिया दिल के लहू से, आग पीकर मुस्कुराना सीख लो तुम। मैं चाहता हूँ कि पानी बंद ना हो, माँ की अर्चना हो। और इसके लिए राजीव साहब ने किया। राजीव का मतलब होता है कमल। माँ बैठती है कमल के आसन पर। यह आपका सौभाग्य है। मातु शारदे वीणा पाणी, मातु शारदे वीणा पाणी, हे कल्याणी वरदे माँ
नवरस वर्षा शब्द सुरों से आज झमाझम कर दे माँ तू शारदे वीणा पाणी तन दिरना तन तन तदरदनि तदीन तदीन तन दिरना 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 दीन तन नन तन दिरना तन जहाँ जहाँ तक नजरें जाए वहाँ वहाँ हरियाली हो छोर छोर के पोर पोरित बस केवल खुशहाली हो ज्ञान चक्षु सबके खुल जाए तिमिर कहीं भी नजर ना आए हर दिन होली ईद यहाँ पर हर दिन यहाँ दिवाली हो जिनकी झोली खाली खाली जिनकी झोली खाली खाली सब खुशियों से भर दे माँ नवरस वर्षा शब्द सुरों से आज झमाझम कर दे माँ दिदि दिता निता ना 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 दिरि ना दिदि दिदि दीम 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 त्रदे न द्रे न द्रे न द्रे न दीम तना न न तान दिरि ना तना तो पीड़ा का सागर पी करके विधिरिचा लिख जाएंगे अधर अधर पर अक्षर धर धर मुस्काने बिखराएंगे तेरी वीणा की तानों पर झूमेंगे सब नाचेंगे जब तक सांस रहे जीवन में तब तक गीत सुनाएंगे वाणी पुत्रों के अधरों को वाणी पुत्रों के अधरों को तू सामर्थ्य प्रखर दे माँ नवरस वर्षा शब्द सुरों से आज झमाझम कर दे माँ दिदि दिता निता ना 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 दिरि ना दिदि दिदि दीम 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 त्रदे न द्रे न द्रे न द्रे दीम तना तो सात सुरों वाली सरगम में नौरस की झंकार करो और शब्द शब्द में शंखनाद हो शमशीरी टंकार भरो हम तेरे सुत तू है साता कलम समाओ आकर माता कमलासन से कलमा संत चरण धरो उद्धार करो काव्या की जिब्हा पर आकर तो काव्या की जिब्हा पर आकर अपना आसन धर दे माँ नवरस वर्षा शब्द सुरों से आज झमाझम कर दे माँ आज झमाझम कर दे माँ आज झमाझम कर दे माँ। माँ की अर्चना कर रही थी काव्या मिश्रा जी और मालकोश में कर रही थी माँ से वर मांग रही थी बड़ा बुरा लगा मुझे एक महिला पहुंची माँ के पास बोली कि माँ वर दे माँ वर दे माँ प्रकट हो गई बोले एक ठो मिला है उसी से काम चलाओ ज़्यादा वर की जरूरत है लेकिन कवित्रियाँ मांगने लगती हैं वर सोमेश खाली है अभी दादी उदी नहीं हुई और फाइनेंस मैनेजर भी है बढ़िया लेकिन इतनी सुंदर सरस्वती वंदना मालकोश और लोग गाते हैं 2-2 घंटे तक लोग उठ करके चले जाते हैं एक संगीतकार गा रहा था एक आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ डीएम साहब उन्होंने कहा कि
भाई साहब आपने आग राग बहुत अच्छा सुनाया। कहे आग राग? कहे हाँ। कहे आग राग तो होता ही नहीं, मालकोस होता है, आसावरी होता है, भैरवी होता है, बिहाग होता है, दरबारा होता है, आग राग तो नहीं होता। कहे नहीं, आग राग आपने गाया। कहे कैसे? कहे जितनी देर तक आप गा रहे थे मेरे शरीर का रोंवा रोंवा सुलग रहा था। तो आग राग आपने बहुत अच्छा सुना है, लेकिन कर्णप्रिय आवाज में ये वाणी वंदना हुई। मैं भी माँ से मांगना चाहता हूँ, आपको साथ लेकर मांगना चाहता हूँ कि माँ समंदर का जर्फ दे मुझको और तूफान की रवानी दे, शत्रुओं का उतार दूं पानी, मेरी तलवार को पानी दे। माँ समंदर का जर्फ दे मुझको और तूफान की रवानी दे, शत्रुओं का उतार दूं पानी, मेरी तलवार को पानी दे। और सांस टूटे भले मेरी माता, जंग में दिल न टूटने पाए, और हाथ कट जाए तो कट जाने दे, तेरा दामन न छूटने पाए। हाथ कट जाए तो कट जाने दे, तेरा दामन न छूटने जाए। माँ का स्थान बहुत ऊंचा है, माँ की वंदना हुई। माँ हमें संस्कार देती है, अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी। अगले कवि के लिए, पहले कवि के लिए पृष्ठभूमि बना रहा हूँ। अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, अगर पानी नहीं बरसा तो खेती सूख जाएगी। बस इतनी बात पैमा शहर जाने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। ये है माँ का संस्कार। माँ का संस्कार देकर की गई ये काव्य मित्र। एक कवि को मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ, बड़े दिलफेंक इंसान है। अभी आएंगे तो आप उन्हें देखेंगे तो आप सोचेंगे कि खान से निकल करके आ रहे हैं। गाने के लिए ये इंटर कॉलेज में प्रवक्ता, दिलफेंक आदमी है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन एक महिला से इन्होंने कहा कि सुनिए जाने मन। महिला रुक गई, कहें कि आप मेरे मन मंदिर की मूर्त है। महिला ने चप्पल निकाली। इन्होंने कहा कि चप्पल क्यों निकाल रही हैं? कहें कभी जी आपको पता नहीं है, चप्पल निकाल कर ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मैं चाहता हूं कि कविता का लाठी चार्ज हो, हम सर पे नहीं पाँव में टोपी पहनाएंगे और चला रहे हैं इसी तरह से देश चलाएंगे। और कृष्ण हमारे पुरखे थे, बांसुरी बजाते थे, हम उनके कुलदीपक हैं, हम बांस बजाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सियासत तक उठाया जाए और हमारे बीच में ये आदरणीय, परम आदरणीय, फादरणीय, अलौकिक व्यक्तित्व आदरणीय टंडा बनारसी जी के लिए एक बार आप लोग जोर। फेल मैं हुआ इतिहास हो गया, 10वीं में फेल मैं हुआ इतिहास हो गया, तब मेरे पिताजी को विश्वास हो गया। 10वीं में फेल मैं हुआ इतिहास हो गया, तब मेरे पिताजी को ये विश्वास हो गया। उस दिन के बाद से मुझे जुतियाने लग गए, अंजाम ये हुआ मैं बीए पास हो गया। दसवीं में फेल मैं हुआ इतिहास हो गया, तब मेरे पिताजी को इतिहास। कैमरा मैन से गुजारिश है कि फोटो खींचते समय मुझे आंख ना मारे, मैं कोई लतीफा चुटकुला तो पढ़ता नहीं बस। हाँ, 10वीं में फेल मैं हुआ इतिहास हो गया, तब मेरे पिताजी को ये विश्वास हो गया। उस दिन के बाद से मुझे जुतियाने लग गए, अंजाम ये हुआ मैं बीए पास हो गया। जूते का और सर का संबंध पुराना है, जूते का और सर का संबंध पुराना है, सबने इसे देखा है, सबने इसे जाना है। जूते का और सर का संबंध पुराना है, सबने इसे देखा है, सबने इसे जाना है। रूठा हुआ दूल्हा यदि जूता तो एक पाएगा, सिकड़ी के बिना खिचड़ी चुपचाप
बसिया मिले जो दान में तो दांत नहीं देखो, यदि मुफ्त मिले भोजन तो जात नहीं देखो। बसिया मिले जो दान में तो दांत नहीं देखो, अगर मुफ्त मिले भोजन तो जात नहीं देखो, जब हुस्न बुलाए तो दिन रात नहीं देखो। बसिया मिले जो दान में तो दांत नहीं देखो, अगर मुफ्त मिले भोजन तो जात नहीं देखो, जब हुस्न बुलाए तो दिन रात नहीं देखो, तुम इश्क करो जूता या लात नहीं देखो। मत नहीं उसके पीछे कुत्ते के जैसा टहलना चाहिए। क्लास 10 की ट्रेन का होती बहुत एडवांस है। बहुत अच्छे भाई, क्लास 10 की ट्रेन का होती बहुत एडवांस है। पत्र लिखिए तो सही मिलता नहीं रिस्पांस है। इंटरमीडिएट की हुआ तो बात बन सकती है, पर 50% लाख इसमें खाने का भी चांस। प्रेम का यदि नर्स हो आंसू बहाना चाहिए। प्रेम का यदि नर्स हो आंसू बहाना चाहिए। हॉस्पिटल चाहे जैसे भी हो जाना चाहिए। वो अगर पूछे कहां पर दर्द है तब बोलिए हाय मेरी जान तक छटपटाना चाहिए। प्रेम का दिल तोड़ दे तो आह मत करना कभी। प्रेम का दिल तोड़ दे तो आह मत करना कभी। चाह करना पूर्ण है तो डाह मत करना कभी। मेरे बाबा ने बताया था मुझे मरते समय, प्रेमिका से कुल करो बस ब्याह मत करना कभी। में हाजिरी हो रही है। बहुत ही साहित्यिक अदब नवाज शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं और मंच पे भी हिंदुस्तान की आवाज़ बैठी हुई है। मैं चूँकि कौमी यकजहती की बात सामने आई है, मैं दुआइया 4 मिसरों से अपनी बात हर जगह पूरे हिंदुस्तान में शुरू करता हूँ। बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं कि एक अच्छा इंसान बना दे या अल्लाह, एक अच्छा इंसान बना दे या अल्लाह, मेरी भी पहचान बना दे या अल्लाह, मेरी भी पहचान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम खाए एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। नफरत की तलवारें सबने तानी हैं, प्यार की बातें इन सबको समझानी है, प्यार की बातें इन सबको समझानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। नफरत की तलवारें सबने तानी हैं, प्यार की बातें इन सबको समझानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। कौमी यकजहती को ही रखते हुए, सामने रखते हुए 4 मिसरे मैं हिंदुस्तान की परिभाषा आपके सामने देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। इसे गांधी कबीर आजाद की सब शान कहते हैं,
इसे गांधी कबीर आजाद की सब शान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। जो होली ईद जो होली ईद मिलजुल कर यहाँ पर सब मनाते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की किताबों में यही तो नाम लिखा है। मोहब्बत की किताबों में यही तो नाम लिखा है। मोहब्बत की किताबों में यही तो नाम लिखा है। कहीं रहमान लिखा है, कहीं पे राम लिखा है। कहीं रहमान लिखा है, कहीं पे राम लिखा है। किसी ने मुझसे जब पूछा कि जन्नत किसको कहते हैं, किसी ने मुझसे जब पूछा कि जन्नत किसको कहते हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि जन्नत किसको कहते हैं, तो मैंने फख्र से अपने वतन का नाम लिखा है। तो मैंने फख्र से अपने वतन का नाम लिखा है। कहीं रहमान लिखा है, कहीं पे राम लिखा है। और दोस्तों बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इसलिए कुछ मूड मेरा बन रहा है। और अब मैं 4 मिसरे और मोहब्बतों के हवाले करना चाह रहा हूँ। और माइक का ऑपरेटर थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ा दे, वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ कर दे। और ये 4 मिसरे के तिरंगा हम तेरी अज़मत कभी घटने नहीं देंगे। तिरंगा हम तेरी अज़मत कभी घटने नहीं देंगे। कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे। कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे। कसम खा कर कसम खा कर ये कहते हैं सभी हिंदुस्तान वाले, अब अपने मुल्क को दोबारा हम बटने नहीं देंगे। अब अपने मुल्क को दोबारा हम बटने नहीं देंगे। अब अपने मुल्क को दोबारा हम बटने नहीं देंगे। मेरे पुरखों की है तहजीब, मेरे पुरखों की है तहजीब, जिंदा देख लेता हूँ। मेरी बहनें भी यहाँ बैठी हुई है, मैं ये मिसरा बतौर ख़ास देना चाहूँगा। मेरे पुरखों की है तहजीब, जिंदा देख लेता हूँ। किसी लड़की के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ, किसी लड़की के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ। मुझे परदेश में जब भी वतन की याद आती है,
मैं अपनी मेज पर रखा तिरंगा देख लेता हूँ, मैं अपनी मेज पर रखा तिरंगा देख लेता हूँ। बहुत अच्छी, वाह 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 वाह, एक बार ताली बजा लीजिए इस बड़े शायर की। दुआ माँ बाप की कोई कभी खाली नहीं जाती, दुआ माँ बाप की कोई कभी खाली नहीं जाती, ये घर में है तो समझो घर से खुशहाली नहीं जाती, ये घर में है तो समझो घर से खुशहाली नहीं जाती, किसी भी हाल में किसी भी हाल में माँ चार बच्चे पाल लेती है, जवां होकर इन्हीं बच्चों से माँ पाली नहीं जाती, जवां होकर इन्हीं बच्चों से माँ पाली नहीं जाती, जवां होकर इन्हीं बच्चों से माँ पाली नहीं जाती। और अब मैं अपने कुछ वो शेर जिससे मेरी पहचान बनी, मैं चाहता हूँ कि आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर दूँ। हम अपने पुरखों का ज़माना भूल गए, हम अपने पुरखों का ज़माना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए, अपनों से हम मिलना मिलाना भूल गए, शहर में आकर गांव का जाना भूल गए, शहर में आकर गांव का जाना भूल गए। और अब वो शेर मैं जिसके लिए मैंने ये पूरी गज़ल कही, मैं चाहता हूँ कि शहर में आकर गांव का जाना भूल गए, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए, बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए। और ये भी शेर, गलियां अब भी नदियां बनकर बहती हैं, गलियां अब भी नदियां बनकर बहती हैं, गलियां अब भी नदियां बनकर बहती हैं, कागज की हम नाव बहाना भूल गए, बच्चे अब तो इंग्लिश पोएम रटने में, बच्चे अब तो इंग्लिश पोएम रटने में, बच्चे अब तो इंग्लिश पोएम रटने में, अपने वतन का कौमी तराना भूल गए। मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग अहमद, मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग अहमद, मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग अहमद, राम खुदा को दिल में बसाना भूल गए। मजहब गांव वतन या देश नहीं होता। उसी तरह से अहमद आदमी की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है।
वो आपके बीच में रूबरू हो रहे थे। रिंदों को मैं जिंदगी गजलों में ढालकर, शायर ही पिलाता है अदब से संभाल कर, और सीने में इनकलाब का आतिश दहा लिए शेरों को खिलाता है कलेजा उबाल कर। हिंदुस्तान की ऐतिहासिक पर बहुत बड़ी बात कर करके गए। एक बार हनुमान जी के नाम पर बांध छिड़ गई। एक पंडित जी थे, एक सरदार जी थे, एक मौलवी साहब थे। मौलवी साहब ने कहा कि हनुमान जी हमारी बिरादरी के थे। कहें तुम्हारी बिरादरी के कैसे थे? कहें हमारी बिरादरी का नाम है। कहें कैसे? कहें रहमान, लुकमान, सुलेमान, हनुमान। हनुमान जी मियाँ थे, मुसलमान थे। पंडित जी ने कहा तुम्हारी बात गलत, हनुमान जी मुसलमान नहीं थे, हनुमान जी पंडित थे। कहें पंडित कैसे थे? कहें गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, विप्र रूप धर कब तह गए हो। हनुमान जी वेद बदलते थे, कभी कभी पंडित बन जाते थे, हनुमान जी पंडित थे। सरदार जी बैठे थे। सरदार जी ने कहा कि मौलवी तुम्हारी बात गलत, पंडित तुम्हारी बात गलत, हनुमान जी न मौलवी थे, न हनुमान जी पंडित थे, हनुमान जी सरदार थे। कहें सरदार कैसे थे? कहें थे इस तरह से कि एक बात ये बताओ कि दूसरे की लंका जलाने के लिए, दूसरे की पत्नी के लिए अपनी पूंछ में आग लगवा करके दूसरे की लंका को बिना सरदारों के और कौन जला सकता है। ये मित्रों, ये हिंदुस्तान की कौमी एजेंसी है जिसकी बात अहमद आदमी जी करके गए। मैं अगले कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ। के सामने देहाती रखा है। जब से मेरा गांव शहर हो गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी गाय का ताजा दूध जहर हो गया। करूं और इसके लिए आप लोग एक बार खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। मेरा अर्थ है देश की बड़ी राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की परंपरा को लेकर चल रहे देश के अग्रज राष्ट्रीय कवि आदरणीय कमलेश राजहंस जी के संचालन में आगे बढ़ रहा है। निसंदेह आप कविता का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे आदेशित किया गया है मैं अपनी कविताओं के साथ अपने परिचय की पंक्तियाँ पढ़ते वहाँ तक यात्रा करवाऊंगा। मेरे देहाती होने का, मेरे देहातीपन का एक दृश्य आपके पास दिखाऊं, उसके बाद मैं अपनी काव्य यात्रा पर आऊँगा। और यहाँ जितने भी प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हमारे आदरणीय अधिकारीगण हैं, मुझे खुशी हो रही है मैं आपको बताते हुए कि मैं भी एक खनन उद्योग से हूँ, मॉल लिमिटेड, और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं अपने परिसर में हूँ। एक बार इसने युक्त तालियां मुझ तक पहुँचे, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कि मन मैला ही रहा, बहुत अच्छा आपने राष्ट्रीयता के ऊपर बात करी और मुझे मेरे मनोभाव आपके इन शब्दों से प्रेरित हुए कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। कहीं अगर कविता जैसी कोई बात हो जाए तो अपने अच्छे श्रोता होने का सबूत देना। कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे, घृणा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे, घृणा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे, खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। आप लोगों का प्रतिशत ऐसा लगता है कहीं तो भी मानसिक थकान है या हो सकता है वैचारिक हो, लेकिन भौतिक थकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही आपका कल निर्धारित करती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ आदरणीय, पिछले ज़माने में लोगों की तबीयतें खराब होती थी तो हकीम के पास जाते थे, उसके बाद वैद्यराज के पास। हकीमों का तो ऐसा था कि नाड़ी पकड़ कर बताते थे आपको हुआ क्या है। कई लोग तो इतनी देर तक नाड़ी पकड़ते थे कि नाड़ी वाला ही सटक जाता था। हाँ साहब, वो कई बार तो नाड़ियाँ देख देख के पकड़ते थे कि नाड़ी को पकड़े भी कि ना पकड़े। कुछ अच्छी नाड़ी मिल गई तो घंटे पकड़ के रखते थे। उसके बाद वैद्यराज आए, वो आपकी हालत जानना चाहते तो आपसे जीभ निकलवाते थे कि जीभ दिखाओ, आंखें दिखाओ,
अब शादीशुदा आदमी घर में आके दिख देख के परेशान है, यहाँ के आके दिखा। उसके बाद आजकल के आधुनिक डॉक्टर आ गए, आप उनके पास जाओ तो आपकी तबीयत नहीं पूछते आपको क्या हुआ है, सीधे कागज पर लिख के दे देते कि आप पैथोलॉजी से जाकर अपनी ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, उसके बाद आपकी बात करेंगे। हम देहाती आदमी, कवि आदमी, हम यहाँ से आप सबको देखकर बता सकते किसके बॉडी में कितना % हीमोग्लोबिन है। यहाँ अच्छी बात हो और उसके बाद भी आदमी मुंह लटकाया बैठे रहे और ऐसी मरियल सी ताली बजाए तो समझ जाना उसकी बॉडी में 60 to 70% हीमोग्लोबिन है। और आपकी बॉडी में 70 to 80% हीमोग्लोबिन होगा तो आपका सर थोड़ा उठेगा और तालियां ऐसी बज सकती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में 100% हीमोग्लोबिन है तो आपके हाथ ऐसे उठेंगे, तालियां बजेंगी तो यहाँ से पूरा एनसीएल गूंज उठेगा। मैं देखना चाहता हूँ आपके बॉडी में कितना % हीमोग्लोबिन है। क्या अद्भुत अद्भुत, यहाँ तो सारे लोग उत्साही हैं, बलशाली हैं, क्षमतावान हैं। वाह, ऐसे लोगों के बीच में मैं कविता पढ़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। हर बार दिया बुझने की वजह हवा नहीं होती, कई बार उसका तेल भी खत्म हो जाता है। तो तेल बनाए रखना, हवा से हम लड़ लेंगे। जब वातावरण प्रदूषित हो तो हम बात करते हैं कि लहू लुहान घर आंगन है, बंद सुलह के रास्ते, अमन के गीत गाऊं तो भला मैं किसके वास्ते, और शोलों की शक्ल लेने लगे हैं जब से चराग। बहारों ने भी बदल दिए हैं अपने रास्ते, बहारों ने भी बदल दिए अपने रास्ते, बहारों ने भी बदल दिए अपने रास्ते 100%। नहीं है, नहीं है, नहीं है, और है तो एक बार मुझे बताइए कि 100% है हीमोग्लोबिन है या क्या बोलते हैं देहाती में अक्ल नहीं होती। मैं कहता हूँ कि होती है, दूसरे टाइप की होती है। कैसे होती मैं बताता हूँ आपको। आदरणीय, हम खदान में काम करने वाले लोग देहाती होते हैं, लेकिन कुछ देहाती अलग किस्म के होते हैं। पिछले दिनों मेरा केबीसी में सिलेक्शन हो गया, मैं मुंबई गया। अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि तुम्हारा नाम दिनेश देहाती, अक्ल वक्कल है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा आदरणीय आपसे ज्यादा ही होगी। उनका दिमाग खराब, बोले आदमी देहाती तो है, बेहुदा भी है। मैंने कहा देखिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं जब यहाँ तक आया हूँ तो अक्ल तो होगी, और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि आपसे ज्यादा ही होगी। बोले सुनो मिस्टर, उस हॉट सीट में बैठने के पहले मैं तुम्हारा ऑडिशन लूंगा, और ऑडिशन में पास हो गए तो वहाँ बैठने मिलेगा, वरना यही सब लौटा दूंगा। मैंने कहा आप चाहे जो कर लो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपसे ज्यादा ही है। बोले फिर बदतमीजी कर रहा है। बोले इधर आओ। बोले बैठो। मैंने कहा बैठ गया। बोले बताओ तुम्हारा जनरल नॉलेज क्या है। मैंने कहा देखा आपसे, मैं कह रहा हूँ अमिताभ जी आपसे ज्यादा ही है, और अगर इस वाक्य के अंत में लगे कि मेरा नॉलेज उनसे ज्यादा है तो एक एक हाथ 100% में दिखे। मैंने कहा साहब मैं बैठता हूँ। बोले ठीक है बैठो, बताओ तुम्हारा जनरल नॉलेज। मैंने कहा मैं आपके बारे में बताता हूँ आदरणीय। आपका नाम श्रीमान अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन, आपकी माता जी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी पत्नी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके बेटे का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपकी बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन। मैंने कहा ठीक है। बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा अब आप मेरे बारे में बताओ। मैं नहीं बता सकता। तो मैंने कहा मैंने कहा था, मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले कहा था कि आपसे ज्यादा दिमाग है। बोले और क्या जानते हो। मैंने कहा मैं बताता हूँ मुंबई में चर्च गेट कहाँ है, मुंबई में बीटीसी कहाँ है, मुंबई में इंडिया गेट कहाँ है। बोले बता सकते हो। मैंने कहा बता देता हूँ। मैंने कहा तुम बता सकते हो मेरे बालाघाट में कौली मोहल्ला कहाँ है। बात अगर अच्छी लगे तो मुझे बताना चाहिए। देहाती में अक्ल नहीं होती हो तो मैं आपका समर्थन करता हूँ। मैं उन देहाती लोगों के बीच में आया हूँ और देहाती होने पे गर्व करता हूँ, और ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते
तो इस देश के मुंह में आज अनाज के निवाले नहीं होते। इस देश के मुंह में आज अनाज के निवाले नहीं होते। और ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में कभी गम नहीं होता, लेकिन ये सच है कि देहात में कहीं वृद्धाश्रम नहीं होता। 100% दिखना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि अच्छे लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ मैं। देहाती साहब बोलते देहाती में अक्ल नहीं होती, आपको बता दिया, लेकिन देहाती और भी किस्म किस्म के होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे सर फिरे कि आपका दिमाग ही घूम जाए। पिछले दिनों में नागपुर के संतरा मार्केट में गया, मुझे किसी ने बता के यहाँ का संतरा प्रसिद्ध। मैंने कहा भाई साहब एक ताज़ा संतरा देना। तो उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, ये बोले नागपुर में संतरे का एक भी पेड़ नहीं, ताज़ा संतरा कहाँ से? अरे मैंने कहा मुझे ताज़ा खाना है। यदि ताज़ी दिख रहे, बोले नहीं बेचने के लिए पॉलिश करके रखते हैं। मैंने कहा ताज़ा चाहिए मुझे, तो बोले देहात में जाओ, इधर यहाँ से 12-13 किलोमीटर देगा है। मैं चला गया, साहब जिद्दी होते हैं देहाती आदमी। वहाँ गया तो एक आदमी धोती पहना, सर में गमछा लपेटा, टोकरी में संतरे बेच रहा था। मैंने एक संतरा उठाया, सूंघा, अच्छा लगा। मैंने कहा भाई साहब कैसे दिए? देहाती का दिमाग देखना साहब। बोले 5 रुपए का एक। संतरा अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। अरे मैंने कहा मैं समझ गया मेरे भाई 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रहा है। मैंने कहा मेरे बड़े भाई मैं समझ गया यार, 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अजीब किस्म के बेवकूफ हो देहाती कहीं के, जब 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकते। तू मुझ पे चढ़ पड़ा। बोला तुम में ज्यादा अकल है तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकते। दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने का तरीका अलग अलग। मेरे एक देहाती दोस्त ने तो रहते कर दी, खेत में पक्का मकान बनाया, आदर ने उसका छप्पर कच्चा बना दिया। अरे मैंने कहा मेरे दोस्त मेरे भाई जब इतना पक्का मकान बनाया तो छप्पर भी पक्का बना देता। बोले दिनेश भाई तुमने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कौन बार बार छप्पर रिपेयर करवाए? मैंने कहा पगले तब तो तू कच्छा भी नहीं पहनता होगा। बोला क्यों? मैंने कहा तूने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला लेता है 100% तो कच्छा भी उतार देता है। दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने का तरीका अलग अलग। बड़ी भयंकर जगह होती देहात में कभी कभी साहब। एक जगह देहात में कवि सम्मेलन पढ़ने के लिए गया मैं, तो मेरे पेट में दर्द उठा। तो मैंने आयोजक से कहा भाई साहब मेरे पेट में दर्द उठा, मैं कविता नहीं पढ़ पाऊंगा, कहीं डॉक्टर है क्या, अस्पताल है क्या? अरे बोले देहात में कहाँ का अस्पताल? मैंने कहा कुछ तो होगा। बोले डिस्पेंसरी है। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं, मैं डिस्पेंसरी कैसे ढूंढूंगा? बोले इस गली से चले जाओ, जिस घर पे भी दिए जलते दिखे समझ जाना डिस्पेंसरी है। साहब दर्द बहुत ज्यादा था, मैं परवाह किए बगैर अंधेरे की आगे चला गया। तो एक घर पर देखा वहां 5 दिए जल रहे हैं। उत्साह बढ़ा, दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक आदमी बाहर आया। मैंने सम्मान से पूछा भाई साहब की डिस्पेंसरी है? बोले हाँ है। यार मैंने कहा घर के ऊपर 5 दिए क्यों जला के रखे हैं? उसने उसी अदा में कहा कि हमारी डिस्पेंसरी में जो भी मरीज मर जाता है हम उसके नाम का दिया घर के ऊपर जला देते। अरे कहाँ आ गया? बड़ी गजब की जगह, हिम्मत जवाब दे गई। थोड़ी दूर और गया, एक घर पे 3 दिए जल रहे थे। मैंने कहा कोशिश कौन करे? मैं और आगे गया तो एक घर पे 1 दिया जल रहा था। मैंने कहा ट्राई मारना बेकार है। तो मैं थोड़ा और आगे गया तो एक घर पे डिस्पेंसरी का बोर्ड टंग रहा था, वहां पर दरवाजे से रोशनी आ रही थी। मैंने हिम्मत किया, दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक आदमी बाहर आया। मैंने पूछा भाई साहब ये डिस्पेंसरी है क्या? बोले हाँ है। यार मैंने कहा तुम्हारे घर के ऊपर दिया नहीं जल रहा? बोले अंदर आ जाओ, आज जल जाएगा। बहुत भयानक भयानक जगह, ऐसी त्रासदियां साहब। कुछ देहाती तो इतना दिमाग लगाते कि आप भी सोचो कि देहाती लोग कहाँ तक पहुंच गए। मैं पिछले दिनों बॉम्बे गया तो मैंने देखा कि एक होटल में लिखा हुआ था कि 56 भोग 5,000 रुपए में।
5,000 जमा कीजिए और 56 भोग का मजा लीजिए अनलिमिटेड। हमने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 100 रुपया था, लेकिन मैंने कहा बॉम्बे अगर हमने 56 भोग का आनंद नहीं लिया तो हम अपने देहात में जाके क्या बताएंगे। हमने अपना दिमाग लगा वहाँ चले गए साहब। हमने ऑर्डर किया, वेटर ने ऑर्डर लाया, टेबल पे 56 भोग घंटा भर चखा। उसके बाद जेब में हाथ डाला तो 100 रुपये, वेटर ने बिल लाया 5,000 रुपये। अपन देहाती आदमी हिम्मत नहीं हारे, हम गए काउंटर पे, मैनेजर से कहा भाई साहब बहुत अच्छा व्यंजन बना था और 56 भोग पूरे अच्छे थे। बोले ये तो हमारी विशेषता है। मैंने कहा पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैनेजर का दिमाग खराब। बोले बेवकूफ़ ने 56 भोग खाए, उसके बाद बड़े दिलेरी से आकर बोल रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये समझता क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसने पुलिस वाले को डायल किया साहब कि इसको आओ और इसको अंदर ले जाओ। पुलिस वाला आया, अपन भी यही चाह रहे थे। पुलिस वाले ने पकड़ा, बाहर ले गया। मैंने पुलिस वाले भाई साहब से कहा रुको यार, 56 भोग तो मैंने खा लिए, अब जो होगा कुछ और ही होगा। 100 रुपए है मेरे पास। 56 भोग का मजा देहाती लेके आ गए। आपका प्यार एक बार ताली में मिलेगा तो कविताओं की ओर आता है। हम देहाती हैं साहब, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। कविता लिखना आसान नहीं है। यहाँ आकर अपना खून जलाता है आदमी, प्रस्फुट होते हैं शब्द। जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर को हर मर्द समझ में आ जाए, लेकिन जिसके समझ में आ जाए तो वो प्रसिद्ध डॉक्टर हो जाता है, वरना किसी की MBBS की डिग्री छीनी नहीं जाती। मैं हूँ आपके बीच में, एक आपके बीच में शोध पहुंचाना चाहता हूँ, एक विषय एक चिंतन देना चाहता हूँ। लगे कि देहाती ने कोई चिंतन किया होगा, कोई अगर बात बड़ी कर दिया होगा तो मुझे आपका प्यार मिले, स्नेह मिले। आदरणीय यहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ बैठी हुई है, मातृ शक्तियाँ भी बैठी हुई है। मैं दिनेश देहाती 2 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो बाजू वाले को बताना, मुझ तक मत आना, और आप भी जाओगे तो मैं यहीं बैठा रहूँगा, कहीं जाने वाला नहीं। इस दुनिया की जब रचना की गई तो सारे देवताओं ने चिंतन किया कि संसार को चलाने के लिए एक परिवार की आवश्यकता है। एक परिवार नामक संस्था का गठन करने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष को रखा गया। उन्होंने विचार किया, देवताओं ने गहन अध्ययन किया कि स्त्री और पुरुष के बीच में जिम्मेदारियां कैसी बांटी जाए। तो देवताओं ने देखा कि सारे संसाधन जुटाने के लिए घर से बाहर दूर रात दिन किसी भी समय जाना पड़ सकता है, तो संसाधन जुटाने का जिम्मा उन्होंने पुरुष को दे दिया आदरणीय। लेकिन जीवित रहने के लिए भोजन करना जरूरी था। देवताओं ने गहन अध्ययन किया, मंथन किया, चिंतन किया। उसके बाद उन्होंने भोजन पकाने की जिम्मेदारी महिलाओं को दे दी, क्योंकि वे देवता जानते थे कि भोजन पकाने के लिए आग लगाना जरूरी है, और महिलाओं से अच्छी आग कोई नहीं लगा सकता। अच्छा मजे ले रहे हो? आग आपके घर भी लगेगी, तब समझ में आएगा आपको। बताओ 100% थाली बजे तो साहब मस्त है। बहुत अच्छा सुनते हैं साहब, बहुत अच्छा सुनते हैं। आगे बढ़ता हूँ, एक चिंतन आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मेरी एक गन्ना रस कविता है, दादा का आदेश था, पढ़ूंगा उसका बाद में, लेकिन चिंतन पहुँचाता हूँ। लगे दिनेश देहाती का एनालिसिस, कहीं अनुसंधान करने का ये विषय और तौर तरीका ठीक है तो आपका प्यार मिले, स्नेह मिले। मैं ये वीडियो में वायरल भी है यूट्यूब में, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, लेकिन आज आप इस तरीके से सुनना जैसे पहली बार सुन रहे हो। मुझे आपने वाह वाह सब टीवी में देखा होगा, गुदगुदी में देखा होगा, पारस चैनल पर देखा होगा, और आप कुछ लोगों ने मुझे पुराने वाले महाभारत में भी देखा होगा। हंसने की बात नहीं है, जिसने देखा होगा उसने देखा होगा, और जो नौजवान बच्चे उन्होंने तो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो पिछला पीले महाभारत के बारे में पता ही नहीं है। पिछला महाभारत BR चोपड़ा, रवि चोपड़ा का 102 एपिसोड का था आदरणीय। उसमें 76वें एपिसोड में मैं आया था। मैं जो लोग पुराने लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने रविवार को देखा होगा, कंपनियां बंद हो जाती थी, सब लोग वो सीरियल देखने जाते थे। 56वें एपिसोड में याद कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, जो सीनियर लोग हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ भीष्म पितामह है, एक तरफ अर्जुन का रथ है। दृश्य पर ध्यान दीजिएगा, भीष्म पितामह के रथ के बाईं ओर जो चौथी लाश थी, उसका रोल मैंने किया था। चूंकि लाश औंधी पड़ी हुई थी, इसलिए मेरा चेहरा किसी को याद नहीं। मजे लीजिए,
क्या करेंगे परेशान होके। मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण आपके मुखमंडल पर थोड़ी सी हंसी आ जाए तो मेरी 1000 किलोमीटर की यात्रा सफल हो जाए साहब। एक बार अपने लिए तालियां बजा दी साहब, क्या ऊर्जावान होता था, गजब के। इतने खुश होता आदमी देखने नहीं मिले। दिन भर मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, उसके बाद में हंसते खिलखिलाते हैं। ऐसी जिंदा दिली तो सिर्फ कोयला खदानों में पाई जा सकती है और कहीं नहीं पाई जा सकती साहब। हम कोयला निकालते हैं, जिस्म और हाथ काला करते हैं, तब भी गर्व है हमें कि हम देश में उजाला करते हैं। तब भी गर्व है हमें कि देश में उजाला करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी एक बात रखता हूँ, पिछले दिनों उड़ीसा की यात्रा किया। जब मैं उड़ीसा जाता हूँ तो महाराष्ट्र का नाम लेता हूँ, महाराष्ट्र का नाम जब मैं जाता हूँ तो कर्नाटक का नाम लेता हूँ। पिछले दिनों में उड़ीसा गया साहब, तो वहाँ पर देखा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का मामला थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। कभी सम्मेलन रात में था, दिन में हम खाली बैठे थे, तो बच्चे वहाँ स्कूल में घूम रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। मैंने कहा इधर आओ बच्चों, स्कूल में खेल कूद रहे हो, पढ़ाई नहीं होती क्या? बच्चे आकर जमा हो गए, बोले सर होती है। मैंने कहा कब होती है? बोले छुट्टी के दिन होती है। अरे मैंने कहा छुट्टी के दिन कैसे होती है? बोले शुरू के 3 दिन तो गुरुजी नहीं आते। मैंने कहा बाद के 3 दिन तो बोले हम ही नहीं जाते। मैंने कहा छुट्टी के दिन कैसे होती है? बोले गुरुजी मोटरसाइकिल से हमारे मोहल्ले के चौक में आ जाते हैं और बच्चों को जमा करके बोलते हैं बेटा इस हफ्ते हिंदी के अध्याय 5-6 पढ़ लेना। बोले इस तरह से अगले हफ्ते फिर चेक कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने तुम्हारा जनरल नॉलेज ठीक है? उनको समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुम्हारा सामान्य ज्ञान ठीक है? बोले ठीक है सर। मैंने कहा बैठो। वो बैठ गए। मैंने एक लड़के को इशारा किया, मैंने कहा बेटा खड़ा हो। मैंने कहा बता बेटा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? तो उस लड़के ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि सर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा बता बेटा 14 नवंबर को क्या हुआ था? उस लड़के ने उसी शालीनता से जवाब दिया कि सर 14 नवंबर को महात्मा गांधी 1.5 महीने के हो रहे थे। समझ में आई तो बजाओ ताली वहां से यहाँ तक। बच्चे जवाब देते हैं, बच्चे जवाब देते हैं। उसने भी जवाब दिया। मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे को सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में ही पता है, आगे इसकी जानकारी ठीक नहीं है। मैं सोचा चलो इसको महात्मा गांधी के बारे में ही पूछते हैं। मैंने कहा बता बेटा महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो वो नीचा सर करके सुबकने लगा। तो उसमें बाजू वाले लड़के को खड़ा किया। मैंने कहा बता बेटा महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो बाजू वाला लड़का खड़ा हुआ बोला सर ये राकेश बहुत सीधा है, इसने नहीं की थी। अरे मैंने कहा मुझे मालूम है इसने नहीं की थी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसने की थी? बोले सर मैंने भी नहीं की थी। अरे मैंने कहा मुझे मालूम है तूने भी नहीं की थी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसने की थी। इतने में उनके गुरुजी आ गए। मैंने कहा क्या हाल बना रखा है? सारे बच्चों को महात्मा गांधी के बारे में ढंग की जानकारी नहीं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो लड़का बोलता है कि सीधा है। तो सर बोलते सर मेरी क्लास के पूरे बच्चे सीधे हैं, उसमें से किसी ने नहीं की थी। अरे मैंने कहा मुझे मालूम है किसी ने नहीं की थी, मैं तो पूछ रहा हूँ कि किसने की थी। बोले सर स्कूल में से तो किसी ने नहीं की थी और मेरा ख्याल है कि इस गांव में भी वो है, किसी ने नहीं की थी। मैंने कहा क्या हाल मचा रखा है यार। इतने में उनके प्रधान अध्यापक आ गए। मैंने कहा आदरणीय प्रणाम, आपका स्कूल है, आपकी देख में चल रहा है, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई बोलता सीधा है और ये बोल रहे पूरे गाँव। प्रधान अध्यक्ष बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? ये क्षेत्र पूरा शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ पर कोई न उद्दंडता होती है, तांडव होता है, गलत काम होता है। इवन इस घर में किसी का तो डंडे और कोई हथियार भी नहीं है, तो कैसे संभव है इससे यहाँ से कुछ हुआ होगा? यहाँ से किसी ने नहीं की थी। अरे मैंने कहा मुझे मालूम है इधर की यहाँ से किसी ने नहीं की थी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसने की थी। तब इस कवि हृदय में 2 पंक्तियाँ आती है कि हम अपनी शालाओं में शिक्षा की कौन सी तस्वीर उतार रहे हैं। ये सच है कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था, लेकिन आज हम सब के सब महात्मा गांधी को मार रहे हैं। लेकिन हम सब के सब मिलकर महात्मा गांधी को मार रहे हैं। दृश्य है, बात वहां तक जानी चाहिए। किसी को औपचारिक शिक्षा देने के बजाय
कम दो लेकिन पूरी शिक्षा देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी कभी कुछ होता है। आदरणीय क्षमा चाहूँगा, एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। देहाती आदमी में एनालिसिस शब्द अनुसंधान में एनालिसिस इसलिए बोला कि बोल देता हूँ साहब कभी कभी। ये लोग सब अपने अपने बारे में बताते सर, लेकिन मैं आज तक नहीं बताया कि मैं 3 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बताता सर, बिल्कुल नहीं सर। ये बताते यहाँ गए, हाँ मैं 1000 से ज़्यादा मंच पर नहीं गया, मैं नहीं बताता सर, नहीं बताता। मैं 4 किताबें छपी, क्यों बताएं? नहीं क्यों बताएं सर, क्यों बताएं? लोग पूछते कितने बच्चे, हमने आज तक नहीं बताया कि हमारे 2 बच्चे नहीं बताया साहब। एक बार तालियां बजा के मुझे प्यार की बात, क्यों बताएं, क्यों बताएं? अच्छा, मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। हम अपने बच्चों को सीबीएसई या सिलेबस के क्लासेस में इसलिए भेजते हैं कि हम बच्चे में कल का फ्यूचर देखते हैं। कभी बारीकी से उन बच्चों को ऑब्जर्व किया है आपने? बच्चे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट में आके और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनके साथ एक बड़ी अजीब सी मानसिकता आ जाती है। वो खुद अपने पिताजी को समझने लगते हैं कि ये तो गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है। मानसिकता सा, आप उससे कुछ बात करो तो आपसे बात करने का लहजा यह होता है कि वो बात बात में बताना चाहता कि यू आर नॉट अहेड देन मी, तुम पीछे हो। लेकिन ऐसे बच्चों को नियंत्रित करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मेरे पड़ोस का एक बच्चा मेरे पास आया, सीबीएसई स्कूल में पढ़ता। मैंने कहा सुना तेरे बारे में बहुत ज़्यादा होशियार। बोले हाँ। अरे मैंने कहा इसका तरीका भी गलत है। मैंने कहा गाय के बारे में जानता है? बोले कौन सी बड़ी बात है, सब जानता हूँ। मैंने कहा क्या जानता है? बोले आप ज़्यादा नहीं जानता, आप बता दो 5 पंक्तियाँ, मैं अभी 2 मिनट में याद करके बता दूंगा, इतना पावर है, इतना मेमोरी है मेरे पास। मैंने कहा जरा खड़ा हो, सुना। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सिंग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय का 1 मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। मैंने कहा सुना? बोले मैंने सुन लिया। मैंने कहा सुना, वो शुरू हो गया। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 सिंग होते हैं, गाय का 1 मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। उसका स्टाइल ऐसा था, लगा जैसे मुझे दबाना चाह रहा है, मैं उठना चाह रहा था। मैंने कहा अच्छा कुत्ते के बारे में बताओ। लड़का उसी रफ्तार से शुरू हो गया। कुत्ते के 4 पैर होते, कुत्ते के 2 कान होते, कुत्ते की 2 आंखें होती, कुत्ते का मुंह होता, कुत्ते की दुम होती है। मैंने कहा तू ज़्यादा ही होशियार बन रहा। मैंने कहा आदमी के बारे में बता। लड़का शुरू हो गया। आदमी के 2 पैर होते हैं, आदमी के 2 हाथ होते हैं, आदमी की 2 आंखें होती है, आदमी का मुंह होता है, आदमी की दुम होती है। अरे मैंने कहा पगले, आदमी की दुम कहाँ होती है? तो लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अंकल आदमी की दुम होती है, हिलाता भी है, दिखती नहीं है। आदमी की दुम होती है 100%, अगर बात वहां तक जा रही है तो दुम होती है। अब मुझे समझ में नहीं आया किसको देख लेते, मुझे तो नहीं देख लिया। बच्चे बहुत ज्यादा आगे होते, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कैसा बच्चा है, कुछ ही बात करता है। मैं सोचा जिसको चुप करा दूंगा। मैंने कहा एक प्रश्न पूछता हूँ, जवाब देना। बोले पूछो पूछो। मैंने कहा बता गाय क्या देती है? हम भारतीय संस्कृति को जीने वाले लोग, सबके मनोमस्तिष्क में जो जवाब था वही जवाब मेरे दिमाग में था, लेकिन लड़के ने उल्टा उत्तर दे दिया। मैंने कहा बता बेटा गाय क्या देती है? बोले अंकल गाय गोबर देती है। मैंने कहा पगले, भारतीय संस्कृति में जीने वाला बच्चा, संस्कारी परिवार का बच्चा ऐसा जवाब देता है? बोले मैंने कहा नहीं बेटा गाय गोबर नहीं दूध देती है। लेकिन लड़के का जवाब टेक्निकली परफेक्ट हो तो यहाँ से वहाँ तक तालियां उठे। मैंने कहा नहीं बेटा गाय दूध देती है, गोबर नहीं देती। लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं अंकल, गाय तो गोबर ही देती है, दूध तो निकलना पड़ता है। टेक्निकली परफेक्ट, गजब का साहब। उसका जवाब सुन के मैं हचपच। मैंने कहा इससे ऐसा प्रश्न पूछूं ये चूकी हो जाए। मैंने कहा बता, पहले मुर्गी या अंडा? ये सदियों से उछलते आ रहा है प्रश्न। मैंने कहा अब तो बच्चा चुप हो जाएगा। मैंने कहा बता पहले मुर्गी या अंडा? लड़का झट से जवाब दिया कि अंकल पहले मुर्गी। मैंने कहा अंडा क्यों नहीं? फिर उसका टेक्निकल परफेक्शन देखना चाहिए। मैंने कहा अगर वो लड़का बोला कि अगर मुर्गी पहले अंडा दे देती और धोखे से उसमें से मुर्गा निकल आता तो जनरेशन कैसे आगे बढ़ती? टेक्निकली परफेक्ट बच्चे कहाँ तक सोचते हैं सर। लेकिन तब मैं कहना चाहता हूँ, 4 पंक्तियाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि बच्चे कहाँ तक सोचते हैं। हम बच्चों की आधुनिकता के चक्कर में पढ़कर उनको संस्कारों से दूर करते हैं। तब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि खरपतवार ज़्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। बहुत अच्छा सुनते हैं आप।
कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याह से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है, और अपने माँ बाप को सम्मान के साथ रखना घर में दोस्तों, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। बच्चों को नहीं दिए तो नस्ल खराब होने का डर है। बच्चों को मैं प्रिंसिपल था, एक बार एक बच्चे से मैंने प्रश्न किया कि गांधी जयंती के विषय में क्या जानते हो। उस बच्चे ने कहा कि सर गांधी जी परफेक्ट आदमी थे, फादर ऑफ द नेशन थे, लेकिन जयंती के साथ उनका क्या लफड़ा था अपन को नहीं पता। नहीं तो बच्चे बड़े विचित्र होते हैं। और संस्कार की बात है तो मैं तो कहना चाहता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, कवियों को बोलने दूंगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और इसी से हमारे बच्चों में संस्कार आएगा। हमारे बीच में हमारे शिष्यवत बलराम बेल बंसी जी श्रमिक सेनापति भी हैं और बड़े अच्छे कवि हैं, और सामने हमारे बैठे हुए हैं। अब मैं चल आगे बढ़ता हूँ। फागुनी माहौल है मित्रों, और जिस शख्सियत को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ उनके लिए कहना चाहता हूँ कि दूर कहीं बंजारा तेल रहा बांसुरी, एक गीत और लिखो फागुन के नाम का। मैं चाहता हूँ कि फागुनी माहौल यहाँ पर हो, फागुनी अंजाम यहाँ पर हो, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे तब तक फागुन लौट करके नहीं आएगा। मैं आदरणीय डॉक्टर काव्या मिश्रा को दावते सुखम दे रहा हूँ आपके। ताली तो अभी से बजाओ। हाँ, उन्होंने इतना ज़्यादा आपको बतला ही दिया। वैसे भी मुझे मालूम है कि प्रॉब्लम ज़्यादा होगा यहाँ पर, क्योंकि जो कोयला पचा ले। बताइए, हम लोग सुबह सुबह जब आए तो ड्राइवर साहब हमसे बोले, हमने कहा अरे यहाँ कोई मास्क नहीं लगाए हुए है ऐसा। हमारे यहाँ नहीं होता है कोरोना, हम लोग को असर ही नहीं होता, हम लोग के गांव में है ही नहीं। शहर के लोग हो बिस्लरी पीने वाले हो, हम लोग को लगा कि शायद यहाँ रहना जरूरी है। सुनिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, पुनः आप सबको प्रणाम तो करती हूँ। डीएम साहब से कहकर एक क्वार्टर अलाट करवा देता हूँ। नहीं, वो ऑर्केस्ट्रा के लिए आएंगे, मैं फिर से तब करवाएंगे, ऑर्केस्ट्रा में ही आऊंगी अब। तब आपको लगेगा जो भी है। लेकिन साहित्य का मंच है, और साहित्य में जिसकी रुचि रहती है वो ही समझ सकता कि साहित्य क्या है, क्योंकि वो पहुंचना और उस तक जाना बहुत बड़ी बात होती है। सुनिए, मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ 4 पंक्तियों से, और जीएम साहब आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। एक क्वार्टर की व्यवस्था कर ही देना कोई भी वाले। सुनिए कि तुम्हारे दर पे आई हूँ, मुझे अपना बना लेना, गीत नव छंद लाई हूँ, इन्हें दिल में सजा लेना। कोई जो बात कर मेरी तुम्हारे दिल को छू जाए, मुझे आशीष दे देना, जरा ताली बजा देना, मुझे आशीष दे देना, जरा ताली बजा देना। एक छंद से मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ आपके बीच में कि छुप छुप गोपियों से माखन चुराओ भले, बांसुरी की धुन ब्रज में बिखर जाएगी, और चांद भले बादलों में छुप जाए कुछ देर, चांदनी तो क्षण भर में उभर आएगी। घूंघट की ओटने छुप छुप चोट करे, चोट को छुपाओगे तो आंख भर आएगी, और कहती है काव्य को छुपाए छुप सके नहीं, काव्य रस धार भला कैसे छुप पाएगी, काव्य रस धार भला कैसे छुप पाएगी,
काव्य रसधार भला कैसे छुप पाएगी। तुम्हारे और मेरे बीच में एक कैसी दूरी है। चले आओ कि अब मिलना जरूरी है। बिना राधे कभी घनश्याम पूजे ही नहीं जाते। वो मेरे श्याम तेरे बिन तेरी राधा 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 राधा। ओ मेरे श्याम तेरे बिन तेरी राधा अधूरी है। तालियां थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम होगा मेरे यहाँ कहीं, मतलब देहाती में ज़्यादा गंदी मुझे लग रहा है। सुनिएगा, एक ये प्रांगण बिल्कुल वृंदावन की तरह लगता है। एक छंद आपको फिर जोड़ने की कोशिश करती हूँ, आगे काव्य पाठ में थोड़ा थोड़ा मुझे जागने दो कि बिल्कुल वृंदावन की ओर आपको ले चलती हूँ मैं इस छंद से। आप 2 मिनट मेरा साथ दीजिए और वृंदावन की शेयर करते सुनिए। इसके छंद की शब्दावली और अंकावली पर विशेष ध्यान चाहूंगी और मंच का भी विशेष ध्यान चाहूंगी। सुनेगा कि हाथ में मिला के हाथ 2 कदम में चलो सर, 4 पग में ही 8 में घूमी आऊं और करके 16 श्रृंगार 32 आभूषण धार 64 कला वाले के धाम में घूमी आऊंगी। रूप को जरा संभाले ग्वालन का रूप धार, गोकुल के ग्वालिक में गांव में घूमे आऊंगी और नैनों को कर बंद प्रीत के पढ़ूंगी छंद। पलक झपक ब्रज धाम में घूमे आऊंगी, पलक झपक ब्रज धाम में घूमे आऊंगी, पलक झपक ब्रज धाम में घूमे आऊंगी। एक श्रृंगार मनोहार की कवित्री हूँ, एक गीत की ओर आपको ले चलती हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा उत्साहित हो जाएं तो, वैसे आप बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं मुझे मालूम है, क्योंकि इस गीत को लेने के लिए आपको अपने अपने प्यार में खोना है। सुने, मैं भी अपना ही अनुभव आपके बीच में रखती हूँ। एक मुक्तक से पहले जुड़ती हूँ, फिर वो, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं तो एकांत में और प्रकृति के सौंदर्य में, प्रकृति में ही खो जाना चाहते हैं, उसमें ही हम अपने आप में खो जाते हैं और वो पल बहुत खूबसूरत पल होते हैं और वो कोई पाप और गुनाह नहीं होता जीवन में। प्यार परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन भी है। तो उस समर्पण को आपके बीच में रखना चाहती। सुनिएगा प्यार की भाषा कि प्रीत का गीत हूँ मैं, प्रीत का गीत हूँ मैं, झूम के गाली मुझको। प्रीत का गीत हूँ मैं, झूम के गाले मुझको। मैं हूँ मासूम गजल होठों पे सजाली मुझको। मेरी हसरत है रहूं आँखों में बनकर तेरी। बहुत अच्छे भाई, वाह। मेरी हसरत है रहूं आँखों में बनकर तेरी, बना के नैनों का काजल सा सजाली मुझको। बना के नैनों का काजल सा सजाली मुझको। अच्छा एक काव्य ये बताओ कि तू औरत है कि इच्छाधारी नागिन है क्या? नहीं, कई रूप दिखाया तूने जो, काजल भी बनी और पता नहीं क्या क्या बनी जो। सुना ना, सुना और इधर मत देखो
आदत जी। यहाँ पर सब अपने आप अपने उसमें हैं, इसलिए रहने दो। इतना ही कहूँगी कि इस तरह जाल मत फेंको कोई नई नवेली पर, किसी के नाम की मेहंदी लगी मेरी हथेली पर। वो मेरे मन मेरे मंदिर आंगन हंसता है, उसी का राज चलता है मेरे दिल की हवेली पर। आपके एक गीत की ओर ले चलती हूँ, प्यार और मनोहार की होने के नाते मैं उस सौंदर्य की ओर ले चलती हूँ और आपका ध्यान चाहती। सुनिए तीसरा रूप। जी मैं याद कर रही हूँ और आप भी अपने अपने पलों को याद करिए। याद आ रहे मीठे वो पल, कैसे कह दूं कैसे कह दूं कैसे कह दूं प्यार में। एक बात जरूर बोलना चाहिए, इस गीत में मैंने जितने जगह भी दिया है उस जगह ताली और रिदम के साथ ही सुना गया है। आप लोग कोशिश करिए, ये गीत बहुत अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा। याद आ रहे मीठे वो पल, कैसे कह दूं प्यार में। जब फिसला था पैर अचानक बीच नदी की धार में। जब फिसला था पैर अचानक बीच नदी की धार में। कल 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 धारा बहती, धारा बड़ी सुहावनी। कल 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 धारा बहती, धारा बड़ी सुहावनी। हलचल दिल में अजब मचाती, हलचल ये मन भावनी। तो तन तो एक किनारे बैठा, तन तो एक किनारे बैठा, मन पहुंचा मझधार में। जब फिसला था पैर अचानक बीच नदी की धार में। जब फिसला था पैर अचानक बीच नदी की धार में। मन ही मन में दिल से दिल का एक दूजे का हो जाना। मन ही मन में दिल से दिल का एक दूजे का हो जाना। मन ही मन में दिल से दिल का एक दूजे का हो जाना। अखियों से अखियों की बातें मौनी अधर का हो जाना। तो दिल हमें अपना हार चुके, दिल हमें अपना हार चुके हैं नैनों के व्यापार में। जब फिसला था पैर अचानक बीच नदी की धार में। एक आलिंगन महासिंधु की गहराई से गहरा था। एक आलिंगन महासिंधु की गहराई से गहरा था। अधरों पर थी अमृत सरिता, नयन सजन का चेहरा था। अधरों पर थी अमृत सरिता, नयन सजन का चेहरा था। तो सातों सागर समा गए थे, सातों सागर समा गए थे इस यौवन के ज्वार में। जब फिसला था पैर अचानक बीच नदी की धार में। याद आ रहे मीठे वो पल, कैसे कह दूं प्यार में। जब फिसला था पैर अचानक बीच नदी की धार। एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। रूठने मनाने का काम हमेशा चलता है, क्योंकि जब प्यार होता है उसके बाद बेवफाई भी होती है। ये दोनों स्वर में सुना देना। इसके बाद में दोनों स्वर वाले भी सुनाते हैं। हाँ, दोनों स्वर में उसी को सुनाओ। हाँ, दोनों स्वर वाला सुनाओ, गीत सुनाओ मत। हाँ, दोनों स्वर वाला।
अच्छा चलिए, अभी दोनों वाला सुनाते, उसके बाद अगर आप आदेशित करेंगे तो उसको नहीं, वो सुना। दूसरे दौर में दोनों स्वर। सुनिएगा। हाँ। कुर्सी की आरती एक जो पूरे देश में एक नाम है इसका, लेकिन वो आरती मैंने क्यों की, क्योंकि जब हम सभी देवी देवताओं को पूजते हैं और हमें लगता है कि हम किसको पाने के लिए पूजते हैं, किसी को भी मनाते, लेकिन कुर्सी पाने के लिए, तो कुर्सी की आरती हम आपके लिए भी करते हैं, निवेदन करते हैं। सुनिएगा आप लोग सब। जय 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 कुर्सी माता, आरती तो ताली से होती है। जय 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 कुर्सी माता, नेता का तुमसे नाता, अफसर सब तेरे भ्राता, गुंडों की तू है साता, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कुर्सी माता, नेता का तुमसे नाता, अफसर सब तेरे भ्राता, गुंडों की तू है साता, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पे नेताओं की भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, देश बेच कर खा जाएंगे, कर कर तुझ पे सवारी, मैया कर कर तुझ पे सवारी। नेता बनाने वाली, झंडे लगाने वाली, चोरों के घर तू विराजती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जिस पर तेरी कृपा दृष्टि हो उसके हो पवार, मैया उसके हो पवार। जिस पर तेरी भ्रुकुटी तले उसके बजते हैं बार, मैया उसके बजते बार। डॉलर बरसाने वाली, सबको हर्षाने वाली, ललचाई नजरें निहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हत्यारे भिखमंगे बनकर आते द्वार तुम्हारे, मैया आते द्वार तुम्हारी। मठाधीश महंत हो गए आकर तेरे द्वारे, मैया आकर तेरे द्वारे। चले करेंसी जाली, चर गए सारी हरियाली, चेहरे पे चेहरे तू उतारती। ओ मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया, अरे तो ओ मैया हम तब ताले तेले आलती। मैं अपनी मुट्ठियों में रात दिन दिन मान रखती हूँ, खुद अपने आप से मैं मेरी पहचान रखती हूँ। गमों की राजधानी है मेरा दिल, मानती हूँ मैं गमों को दिल में, होंठ पे मुस्कान रखती हूँ। आश्चर्यजनक दृश्य आपको देखने को मिला। ये हम सब 2 स्वर आपने सुने, 3 स्वर सुने। असल बात यह है कि इनके साथ एक हादसा हो गया। इनके घर के बगल में पीपल का पेड़ है, वहाँ पर एक जिन्नात रहता था। तो जिन्नात की सवारी इनके ऊपर हो गई। इनसे वो अक्सर मिलता रहता है, तो कभी कभी जोआ पटेल साहब वो जिन्नात भी गाता है तो ये अपने स्वर में गाते हैं, और जिन्नात की एक वो है पत्नी है, वो भी गाती है। 3 स्वर में आपके बीच में ये सुना करके गई। काव्या मिश्रा देश की बड़ी कवित्री है। गीत क्या है, बड़े कवि बैठे हुए बलराम बिल। बहे होंगे आंसू सहते सहते हद से बाहर, जब कोई दर्द गया होगा तब कवि के घायल होठों पे
गीतों ने जन्म लिया होगा। ये गीत आपका, आप गीत की यात्रा कर रहे थे, लेकिन आजकल फिल्म वालों ने तो बड़ा बर्बाद किया गीत को। मैं तुम्हारी गंध से पहचान लूँगा। मैंने कहा कुत्ता हो क्या? दिल्ली से गई बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। मैंने कहा अमलोरी आई होती वसुंधरा मैदान में तो इतने सारे एक साथ बैठे आपको मिल गए। लेकिन ये गीत की आत्मा थी, आपके बीच में उत्प्रेरित करके गई। हमारे पास एक फरमाइश आई फागुनी गीत के लिए, लेकिन अगर आप बैठेंगे तो दूसरे राउंड में मैं सुनाऊंगा। इस मंच पर बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं और दो नाम ऐसे हैं जैसे दिनेश दिग्गज, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसको वाह वाह क्या बात है में आप अक्सर हमेशा देखते रहे होंगे। देश का बहुत ही लाडला हास्य व्यंगकार कवि है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। उज्जैन की धरती से हमारे बीच में है। मैं दिनेश दिग्गज को आमंत्रित करता हूँ। मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और स्वर्गीय दिव्या भारती को भी प्रणाम करता हूँ। और अंत में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय मेरी खुद की पत्नी को भी प्रणाम करता हूँ। बढ़िया नहीं है, मेरे में हिम्मत है तो खुलेआम बोल रहा हूँ, आप बोल के दिखा दो। बड़ी बड़ी बातें हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। रेस्पेक्टेड जीएम सर बैठे हुए हैं, बलराम जी बैठे हुए और अग्रिम पंक्ति में सभी बड़े लोग बैठे हुए। मैं उतना नहीं सुनाऊंगा जितना इन लोगों ने सुनाया, लंबी लंबी कविता सुनाई, मैं नहीं सुनाऊंगा। आप लोगों को शर्म नहीं है? बड़ी बड़ी कविता इतना नहीं सुनाओ, उतना सुनाओ जितना जरूरी है, उतना सुनाओ। क्या मतलब? जीएम सर, मुझे याद है कि एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी कि आगे की पंक्ति में एक दादाजी बैठे थे 90 साल के, वो फिर थे, वो है से थे में बदल गए, वहीं से ले जाना पड़ा। मुकदमा चला, जज ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले सर इस कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ी कि हमारे दादाजी खत्म हो गए। जज ने कहा कवि तूने जघन्य अपराध किया है, तुझे तो फांसी की सजा होगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। कवि बोला वही वाली कविता सुनाने का मन कर रहा है, कहो तो सुना दूं। इसलिए लंबी मत सुनाओ, उतनी सुनाओ जितना जरूरी है। अच्छा फिर दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, ये अमलोरी है, यहाँ पर प्यार मोहब्बत के गीत सुना है, प्यार के गीत सुना है। अच्छा सर आप तो पोएट हैं, सर आप एलीट क्लास, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप जानते हैं कि प्यार में जितना झूठ बोला जाता है उतना कहीं नहीं बोला जाता। सातों सागर समा गए हैं इस यौवन के ज्वार में, हाउ इज इट पॉसिबल? अब सोच के देखो, सातों सागर समा गए इस यौवन के ज्वार में। अरे तू कवित्री है कि अगस्त ऋषि है? उनको ताली वाली बजा दो, उनको भी 3 चुल्लू लगे तो पीने में। बोले इतना झूठ मत बोलो यार, वो प्यार में जितना झूठ बोला जाता है वहीं पर पेड़ फिसला मझधार में तू गई क्या हुआ? जब तेरे को मालूम है वहाँ इतनी काई है तो तुझे जाना ही नहीं चाहिए। और अमलोरी में तुम कविता सुना रही हो, यहाँ के कण कण में, एक एक कण में प्यार है। पाटिल साहब एक एक कण में प्यार है। आप तो सेनापति है श्रमिकों के, आप एक एक कण में प्यार है। मैं साबित करता हूँ, जो टैक्सी मुझे लेने के लिए भेजी सिंगरौली, टैक्सी ड्राइवर तक कवि था। मेरी शक्ल देख के बोला आप अमलोरी कवि सम्मेलन में जा रहे हो एनसीएल में? मैंने कहा हाँ। बोले वहाँ तो जीएम सर आएंगे, सब बड़े बड़े लोग आएंगे। मैंने कहा हाँ। बोले मैं भी कवि हूँ। जिस शहर में जिस परियोजना का टैक्सी ड्राइवर भी कवि है, वहाँ क्या कविता सुनाओगी तुम? उसने क्या शेर सुनाया? टैक्सी ड्राइवर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उतर के चली गई, हम घेर बदलते रह गए। उसका धंधा भी फंस गया। क्या प्यार मोहब्बत की बात करें, इतना झूठ बोला जाता है प्यार में, जितना झूठ बोलते उतना कहीं नहीं बोलते। वहां से हम निकले आगे, वो जयंत कोलरी जयंत माइंस के आगे, वहां पर चाय वो दुकान वाले को रोक दिया। बोले सर गेस्ट हाउस अभी बराबर रेडी नहीं हुआ, कल्याण गेस्ट हाउस इतना अभी रेडी नहीं हुआ, अभी गेस्ट हाउस में टाइम है, आप चाय पी लीजिए। चाय वाले ने पंक्तियां देखना, चाय वाले ने मेरी शक्ल देखी, शक्ल देख के बोला सर आप तो वाह वाह क्या बातें में आते हो, वही हो ना दिनेश दिग्गज? मैंने कहा हाँ। बोले सर मैं भी कवि हूँ।
मैंने कहा जहाँ का चाय वाला तक कवि है सर, वहाँ मैं क्या कविता सुनाऊंगा? मैंने कहा तूने क्या सुना है? सर रमावतार त्यागी से लेकर आज तक सारे गीतकारों को सुना अपन ने। वियोग श्रृंगार का ऐसा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। कुलगुरु बैठे हुए हैं, वियोग श्रृंगार, जिसमें श्रृंगार ऐसा जिसमें धंधा भी फंस गया। चाय वाले ने क्या शेर सुनाया, कमाल कर दिया। चौथी पंक्ति पीछे तक तालियां आनी चाहिए कि हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए, वो किशन लाल के साथ भाग गई और हम चाय छानते। ये प्यार की स्थिति है। क्या होगी प्यार की स्थिति? और अपन यहाँ प्यार मोहब्बत सुनाएंगे, लेकिन प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है? हास्य व्यंग्य का कवि प्यार को किस ढंग से परिभाषित करता है? चूंकि आप जहां से आते हैं पसीने से इबारत लिखते हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। कहा जाता है कि एक शब्द ब्रह्म होता है, मैं वहीं से कविता बनाने की कोशिश करता हूं। बड़े विद्वान बैठे हुए, सुनिएगा कि पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, पहले इन हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, या किसी गरीब की अनकही पीर को पढ़ लिया होता। अरे प्यार के नाम पर बंदर की तरह उछलने वालों, प्यार को समझना था तो कबीर को पढ़ लिया होता। प्यार को समझना था तो कबीर को पढ़ लिया होता। लेकिन हम क्या समझे साहब, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके मनोयोग के लिए। मैं कोई लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चला ये छोटी टाउनशिप है, छोटा हिंदुस्तान यहाँ बचा हुआ है। तब 4 पंक्तियां आपके नाम करता हूं कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है। गुरुदेव, फूल बचे हैं। चौथी पंक्ति अगर आपके सम्मान की हो तो आपकी तालियां उठे कि फूल बचे हैं, फुलवारी बची है, मिट्टी की महक बड़ी प्यारी बची है। अरे ये छोटा शहर है तो मोहब्बत से मिले हैं लोग, वरना बड़े शहरों में तो सिर्फ मक्कारी बची है। ये मोहब्बत वाले शहर में आप इस टाउनशिप में, छोटा सा हिंदुस्तान, यहाँ पे मिनी रत्न कंपनी आपकी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। तब 4 पंक्तियां अपने तेवर की पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति पर आपका मन और समर्थन मांगता हूँ। सुने कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? चौथी पंक्ति पर आप मेरे साथ बोलना, आनंद आएगा कि अंधों को, क्योंकि ये कवि सम्मेलन 2 तरफा कार्रवाई होती है। सब कुछ मैं करूंगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरे कुंबे के बड़े कवि कुंवर बेचैन जी ने कहीं लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहा हूं मैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और। आपकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सदैव आपको सौंपता हूं कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी? अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी? डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी? और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने की जरूरत क्या थी? आपके भीतर हंसी होती है, हंसी बाहर निकल जाती है। आपको लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 पंक्तियां आपके टेस्ट की ओर भेज रहा हूं। अब वो एक बदला एक भाईजान सुनना, एक बदला एक अलग अलग जमीन पर तैयार किया। सुनेगा कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है? सस्पेंस, शायरी में सस्पेंस। रास्ता बंद है तो आता कहां से है? अगर आ जाए तो फिर जाता कहां? चौथी पंक्ति पर तैयार रहिएगा, निस्बत करिएगा कि रास्ता बंद है तो आता कहां से है, अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। अरे 3 दिन से बंद है दारू की दुकान, फिर भी टुन्न है यार, लाता कहां से है? शायरी में बात होना चाहिए। अगर आप हास्य के कवि हो तो आपका जो नेचर है और हंसना कोई बुरा नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 65वें श्लोक में सर्वेश्वर ने स्वयं अपने शिवमुख से अर्जुन को समझाते हुए कहा कि मनुष्य मात्र को क्यों हंसना चाहिए। कहा सर्वेश्वर ने कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो जायते प्रसन्न चेतसो यशु बुद्धि परिवतिष्ठते। जब आप हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं तो आपके भीतर के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। तब आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा खत्म होगी, ताली बजा सकते हैं। गजब के ठाठ हो जाते। चौथी पंक्ति पर फिर आपका ठाका उठे। अच्छा, आप इसे बहुत देर से थक गए होंगे, आपको एक योग सिखाता हूं। अपना लेफ्ट हैंड उठा लें, जीएम सर को छोड़ के सब लोग लेफ्ट हैंड उठा लें, उठा लीजिए, मत डरिए किसी से। लेफ्ट राइट भी उठा लीजिए। अब इसे तालियों में तब्दील करके बता दीजिए। गजब के ठाठ, तैयार रहिए। गजब के ठाठ हो जाते, अपने भी राजपाट हो जाते, और अगर मिल जाती कभी अनुष्का शर्मा तो हम भी कब के विराट हो जाते। आपको हंसने के लिए कोई
पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने तो बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबल, कौन सा फर्क पड़ेगा। हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क बाय द गिवन रिसोर्सेस, प्रबंधन का ये काम होता है। अच्छा बाबा ने इंग्लिश का सेंटेंस रट के आया मैं, ताकि आपको लगे कि कवि इंटेलिजेंट है। तो जीएम साहब के सामने बेइज्जती हो जाएगी, बोले कवि को इतना भी ज्ञान नहीं कि एक लाइन इंग्लिश की बोल देता है। हंसने के लिए कोई लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, आपका मन में, और हंसने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति का होना अच्छा जरूरी नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति अगर अच्छी है तो आप हंस सकते हैं, मेरा दावा है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिए, इसी मस्ती में रहिए कि मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट। आज इस वसुंधरा स्टेडियम में आप सभी एक से एक कलाकार पधारे। हमारा क्षेत्र आप सबों को अपने बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस करता है। आपने विभिन्न विधाओं में विभिन्न तरह के बातों को रखते हुए अलग अलग ढंग से, चाहे वो श्रृंगार का हो, चाहे वो देशभक्ति का हो, चाहे वो हंसी मजाक का हो, सारी विधाओं को आपने हमारे सम्मुख रखा। जिसने भी आप सबों को यहाँ पे लाने में हमारी मदद की, मैं प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ। और साथ में हमारे लास्ट में बेलवंशी जी भी आकर अपनी कला का प्रदर्शन किए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी आप लोग जितने यहाँ पधारे हैं उन सभी को अमलोड़ी क्षेत्र की ओर से एक बार पुनः आप सबों का अभिनंदन करता हूँ और कामना करता हूँ कि मैं अमलोड़ी क्षेत्र फिर आपको अपने बीच में देखना चाहेगा। धन्यवाद।